नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नफरत क्यों बढ़ा रही बीजेपी। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा के जनता दल यू छोड़ने से सब क्यों खुश। और तीसरा, धनखड़ जी सदन की मर्यादा का ख्याल रखते रखते पद की गरिमा भूल गए हैं क्या। इन तीनों विषयों पे आगे चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त एक बार भी हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल चलाने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नफरत क्यों बढ़ा रही बीजेपी। जेएनयू को सदन के पटल पे बार बार मंत्री, एक्स मंत्री, बीजेपी के अलग अलग संसद सदस्य उसको टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह से रेफर करते हैं। हालांकि जब वो ये कहते हैं तो भूल जाते हैं कि उनके मंत्रिमंडल के दो जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, वो जेएनयू से ही पढ़े लिखे हैं। खैर, अभी इस रविवार 19 तारीख को जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक की जो जेएनयू यूनिट थी उसने शिवाजी के 393 जन्मदिन पर जेएनयू यूनियन ऑफिस में शाम को एक शिवाजी की फोटो पोर्ट्रेट वहां लगाई। मामला यहां से शुरू हुआ। वो पोर्ट्रेट लगाई गई, एक चित्र लगाया गया। उसी दिन 19 फरवरी को रात में वो जो मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल का एक ग्रुप है जिसका नाम है 100 फ्लावर्स ग्रुप, HFG, इन्होंने यूनियन ऑफिस में 1983 की एक बहुत चर्चित फिल्म थी जाने भी दो यारों की स्क्रीनिंग रखी हुई थी। ये फिल्म जो है वो बेसिकली करप्शन को और इन सब चीज़ों जो भारतीय राजनीति का जो करप्शन है, जो भारतीय ब्यूरोक्रेसी, जो भारतीय मीडिया, जो भारतीय व्यापार में जो करप्शन घुसा हुआ है, उस पर एक सटायर थी। वो स्क्रीनिंग वहाँ पे रखी गई थी। रात में करीब 8:30 पौने 9 बजे जब ये पिक्चर चल रही थी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने इस पिक्चर की स्क्रीनिंग में व्यवधान डाला। मैं ये भी बता दूं, इसके पहले भी पिछले महीने जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी, अगर आपको याद हो, तो उस समय भी जेएनयू की जो स्टूडेंट यूनियन थी उन्होंने उसकी एक स्क्रीनिंग वहां रखी थी। उस समय भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यह बुरा लगा था और उन्होंने आके वहां पे, ऐसा कहा जाता है, उनके ऊपर आरोप है कि वहां पत्थर चलाए गए थे। खैर, यह भी एक चीज बताना जरूरी है कि 2021 में भी यही जो स्टडी सर्कल है HFG, इनका भी एक किसी तरह का कुछ कार्यक्रम था, उसमें भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक व्यवधान डाल चुकी है। वहां पे एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्सेस कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के बीच में हरदम ये चलता रहता है। थोड़ा मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, भाई जब वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वहां सब देशद्रोही पढ़ते हैं, तो आप लोग वहां जाके क्यों पढ़ते हैं? फिर मत पढ़िए उस विश्वविद्यालय में। खैर, संडे को जब पिक्चर चल रही थी और उस पर जब अटैक हुआ तो उस समय आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने पेरियार, अंबेडकर और मार्क्स के चित्रों को क्षति पहुंचाई। ये पूरी रिपोर्ट वैसे अगर आप चाहिएगा तो टेलीग्राफ में ने आज ठीक से कवर की, काफी पेपर ने की है, लेकिन हम लोगों के जो रेगुलर पेपर आते हैं ना, वो इस पे चुप हैं। अच्छा, ये जब अटैक हुआ तो उसमें तमिल स्टूडेंट्स ज्यादा थे और तमिल स्टूडेंट्स पर ही अटैक हुआ। उसमें से एक जिसका नाम दिया हुआ है पेपर में, नजर, जो रिसर्च स्कॉलर है मॉलिक्यूलर मेडिसिन में, उसको अस्पताल भी ले जाना पड़ा। उसको इतनी चोट लग गई कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा इलाज के लिए। ये सब जब हो गया तो वहाँ जब पेरियार और इन सब की फोटो क्षतिग्रस्त हो गई तो उसके बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने एक ट्वीट करके पूरी घटना पर क्षोभ जताया है और उन्होंने कहा है कि जेएनयू की सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस पूर्व में भी बार बार इस तरह की जब घटना होती है तो मूर्ख दर्शक बन जाती है, इनडायरेक्टली वो एक तरह से सपोर्ट करती है और इस तरह के जो प्रायोजित हिंसा के जो कार्यक्रम होते हैं,
जब छात्र अपने अधिकार, और ये क्यों होते हैं, क्योंकि छात्र अपने अधिकार या केंद्र सरकार की कुछ खामियां बताती है या उनसे सवाल पूछती है, तो इस तरह का बार बार ये बहुत एक कॉमन अकरेंस हो गया है जेएनयू में। इस तरह का अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है। तमिलनाडु के जो एमपी हैं सेंथिल कुमार, उन्होंने जेएनयू आए, फिर वो नेक्स्ट डे, मतलब ये संडे को हुआ, मंडे को फिर वो जेएनयू आए। वहाँ वो पेरियार की एक नई फोटो लेके आए, उसको यूनियन में लगवाया, फिर अधिकारियों से मिले और उन्होंने भी जांच की मांग की है। अब इधर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसका ऑफिशियल वक्तव्य यह है जो उन्होंने प्रेस के लिए व्हाट्सएप किया है, मैं उसको साथ में लगा दे रहा हूँ, पेपर में वो संडे को अखिल एबीवीपी ने जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें उन्होंने रिपोर्टर्स के लिए और प्रेस के लिए एक वक्तव्य जारी किया, वो वैसे ही मैं लगा दे रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। उसमें उन्होंने ये एबीवीपी का ये कहना है कि शिवाजी की फोटो उस दिन उन्होंने यूनियन ऑफिस में इंस्टॉल की थी, और कहां इंस्टॉल की थी, उस कमरे में, उस कक्ष में इंस्टॉल की थी जहां नक्सलवादियों ने मास मर्डरर्स, उन्होंने लिखा है, मतलब मास मर्डरर्स, नरसंहार करने वाले कुछ इस तरह के लोग, जिसमें उन्होंने नाम लिखा मास मर्डरर्स लाइक लेनिन एंड पेरियार। उन्होंने लेनिन और पेरियार को मास मर्डरर के कैटेगरी में रखा है, उनकी तस्वीर लगा रखी है, उसमें हमने शिवाजी की भी तस्वीर लगाई थी। उन्होंने ये भी कहा है लास्ट में उस वक्तव्य में कि उन्होंने दे थ्रू दी पोर्ट्रेट, उन्होंने शिवाजी महाराज, फूले जी और महाराणा प्रताप की तस्वीरों को वहां पे उन्होंने क्षति किया, और उसके ऊपर भी उन्होंने मतलब ये जो तमिल वो थे या स्टडी सर्कल के लोग थे, इन्होंने उसको क्षतिग्रस्त किया। अब बीजेपी कह लीजिए या होम मिनिस्ट्री कह लीजिए, मैं बार बार मुझे लगता है कि भाई इसमें जांच हो जानी चाहिए, और बांटने का काम मत करिए, संवाद का काम करिए। लेकिन मुझे एक चीज क्लियर, आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ है? मुझे बिल्कुल क्लियर है, ये कारण महाराष्ट्र का चुनाव है। क्योंकि देखिए बीजेपी का जो भी कदम है ना, जैसे किसी को भगवान की पूजा में रहता है तो उसका जो कदम होता है सुबह से शाम तक, वो भगवान, ज्ञान, भजन, ध्यान, बीजेपी का जो भी कदम है वो केवल चुनाव चुनाव चुनाव, वोट कैसे मिलेंगे, नफरत कैसे फैलाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है अगर आप इसको रीड करिए ठीक से। कौन कौन से महापुरुषों का हुआ? शिवाजी महाराज और फूले का नाम। कहां चुनाव होने हैं? महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। हालत किसकी पतली है? बीजेपी की पतली है। मराठा प्राइड का इस समय कौन सबसे बड़ा वो है? शिवसेना है। अब इस इनिशिएटिव को अपने पास लेना और ये दिखाना कि अरे भाई इस देश में कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी को मानता हो, शिवाजी महाराज, फूले या महाराणा प्रताप, कॉपीराइट नहीं है बीजेपी आपका। ये किसी भी भारतीय के लिए ये सारे लोग महापुरुष हैं, और ये सारे लोग, अब आप इनको ये कह के पेरियार को गाली दे रहे हैं, ये आपकी मानसिकता और गंदी बात दिखाता है, आपके दिमाग को दिखाता है। क्योंकि पेरियार किसी भी उस सामाजिक परिवर्तन के आदमी के लिए उतने ही उनकी श्रद्धा के साथ उनका नाम लिया जाता है। और मेरा बस यही लगता है कि बीजेपी कितना बांटती चलेगी, हर चीज को बांटना बांटना बांटना, और वो भी केवल वोट के लिए। अब ये तो एक इसमें एंगल साउथ वर्सेस नॉर्थ भी हो रहा है, तमिल वर्सेस हिंदी भी हो रहा है, वो कई उसके शेड्स ला रहे हैं। महाराणा प्रताप को ले आए हैं क्योंकि राजस्थान में भी इलेक्शन होना है, तो वो महाराणा प्रताप के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाह रहे हैं। अब मैं आ जाऊं दूसरी बात पे। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने से सब खुश हैं, एवरीवन, मतलब जनता दल खुश, उपेंद्र कुशवाहा जी खुश, आरजेडी खुश, कांग्रेस खुश, बीजेपी खुश। ये सब लोग क्यों खुश? उपेंद्र कुशवाहा ने जिन्हें जेडीयू से इस्तीफा देकर एक राष्ट्रीय लोक जनता दल बना दिया है, लोकतांत्रिक जनता दल, माफ कीजिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल, आरएलजेडी बनाया है। और उन्होंने एमएलसी के अपने उससे भी त्यागपत्र दे दिया है। अब
नीतीश कुमार जी ने अभी 2 दिन पहले एक कांग्रेस को कॉल दी थी और उसके तुरंत बाद ये त्यागपत्र आ गया है उपेंद्र कुशवाहा जी का। अब मैं आपसे को सिलसिलेवार मेरे हिसाब से जो हुआ है, ये पांच पार्टी इसमें जो इन्वॉल्व है वो सब लोग खुश क्यों हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊं कि भाजपा खुश। भाजपा क्यों खुश? क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि जब भाजपा के अगेंस्ट बिहार की सारी पार्टीज एक हो गई थी और महागठबंधन में चली गई थी, तो बीजेपी अकेले रह गई थी। और बीजेपी को मतलब अगर आप वैसे बोलिए तो शायद 2024 के इलेक्शन में खाता खोलना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब उन्होंने पहला एक जिसको कहते हैं ना दरार वहां पाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया, तो एक जनरल मैसेज ये गई है क्यों। और दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा चूंकि बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको लगा कि ये जो बैकवर्ड और अति पिछड़ा का जो एक कॉम्बिनेशन है जहां पे बीजेपी घुस नहीं पा रही, उसमें इन्होंने कुछ सेंधमारी कर ली है। तो इसलिए तो बीजेपी खुश है। कांग्रेस खुश है। अब आप पूछेंगे कांग्रेस क्यों खुश? कांग्रेस इसलिए खुश कि नीतीश कुमार ने अभी 2 दिन पहले एक कॉल दे दी कांग्रेस को कि आप भाई जल्दी करिए और आप इसमें ऑपोजिशन यूनिटी पे कोई निर्णय लीजिए। तो वो थोड़ा अब उसको एक ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा ना। अब आपका उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं, लोग उसके बारे में पूछेंगे, थोड़े दिन ये चलेगा, तो इसलिए कांग्रेस खुश। तीसरा, नीतीश कुमार जी खुश। नीतीश कुमार जी आप पूछेंगे क्यों खुश? उनको तो छोड़ के गए हैं, उनके लिए एक मुसीबत हो गए थे उपेंद्र कुशवाहा। उनकी पार्टी में भी रह रहे थे, पार्लियामेंट्री पार्टी के पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष भी थे, नंबर 2 का स्थान भी चाहते थे और उनके लिए कांस्टेंट इरिटेंट थे। तो नीतीश कुमार भी खुश, एक बला टली। अब आरजेडी खुश। राष्ट्रीय जनता दल क्यों खुश? राष्ट्रीय जनता दल में मूल रूप से तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल खुश इसलिए खुश कि नीतीश कुमार ये सार्वजनिक मंच से बोल चुके हैं कि अगले इलेक्शन के बाद, अभी जो 2024 उसके बाद, अब उनके नेचुरल जो उत्तराधिकारी हैं वो तेजस्वी हैं। और शायद यही एक कारण भी था जो उपेंद्र कुशवाहा को वहां से जाना पड़ा। उनको ये लगता था कि जेडीयू में नीतीश के बाद वो कमान संभालेंगे, लेकिन नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे बाद अब तेजस्वी ही इस गठबंधन की कमान संभालेंगे। तो इसलिए तेजस्वी जी भी कुछ कि एक कोई व्यक्ति बीच में था जो कुछ कुछ करता था, वो भी गया। अब उपेंद्र कुशवाहा जी भी खुश, मतलब एवरीवन इज हैप्पी। वो क्यों खुश? क्योंकि वो एक असंतुष्टों का महागठबंधन बना, उनको लगता है कि वो बना लेंगे और उसको वो लीड करेंगे। जैसे नीतीश जी इस महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, वो असंतुष्टों के महागठबंधन। भाई उनको लगता है कि आरसीपी सिंह जो पुराने जेडीयू वाले थे, जिनको जो अब नहीं है, वो उनके साथ आएंगे। चिराग पासवान वो इनके साथ आएंगे। जीतन राम मांझी जी पुराने जो चीफ मिनिस्टर, वो इनके साथ आएंगे। मुकेश साहनी जी वो इनके साथ आ जाएंगे और ये सब लोग मिलकर एक असंतुष्टों का महागठबंधन बनाएंगे और इनका ये दिखाना है कि फिर अपनी ताकत का ये एहसास कराएंगे बीजेपी को और इनके लिए बार्गेनिंग अच्छी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कुछ लोगों का अटकल ये थी कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा जी को अपनी पार्टी में, मेरे ख्याल में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के लिए बाहर रह के ज्यादा यूजफुल हैं बनिस्बत उनकी पार्टी में आ जाने के बाद। अब तीसरी बात, धनखड़ जी सदन की मर्यादा का ख्याल रखते रखते पद की गरिमा भूल गए हैं क्या? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि धनखड़ जी ने अभी आज के पेपरों में खबर है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उससे कहा है कि 12 एमपीज, 9 कांग्रेस के और 3 आम आदमी पार्टी के, इनके जो अभी जो सदन चला उसमें ये सब राज्यसभा के सांसद हैं, इनके आचरण की जरा जांच की जाए। क्योंकि उनका कहना यह है, आरोप यह है कि वो बार बार जो सदन चल रहा था उसको चलाने में दिक्कत कर रहे थे, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे और जो सदन के ये जो पीठासीन अधिकारी जो ये हैं उनके तरफ से उनका बहुत आचरण रिस्पेक्टफुल नहीं था, इत्यादि इत्यादि। ये 12 एमपी में 9 कांग्रेस के हैं, 3 आम आदमी पार्टी के हैं। ये क्या हुआ इस वाले उसमें जो राज्यसभा में हरदम याद रखा जाएगा, जो सबसे बड़ा हंगामा हुआ था लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी के वक्तव्य को उन्होंने जब उसमें जगह जगह से सेलेक्टिवली एक्सपंज किया था। खड़गे जी ने उसके अगेंस्ट एक बड़ी चिट्ठी इनको लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके रीजन दिए हैं। और वो चिट्ठी अब सबको जगह और सबको समझ में आता है कि बिल्कुल
गैर वाजिब बात हो रही है जिस ढंग से एक्सपेंस किया गया है। और एक चीज सबने और देखी थी उस दिन, धनखड़ जी जिस तरह से बार बार खड़गे जी को टोक रहे थे बोलने से, वो किसी को भी साफ दिख रहा था कि वो खड़गे जी को बोलने नहीं देना चाह रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं बोलने देना चाह रहे हैं जिससे सरकार कटघरे में खड़ा हो। उनकी दिक्कत क्या थी? ये चाहे बीजेपी हो चाहे धनखड़ जी हो, इन सबको दिक्कत ये है कि मोदी जी के साथ अडानी जी का नाम मत लीजिए। अच्छा भाई, जब मोदी जी अडानी जी के जहाजी में बैठ के आते हैं, जब उन्हीं के साथ उनको कई जगह कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, नाम मत लीजिए, तो ये तो थोड़ी अनरीजनेबल बात है ना। क्योंकि खड़गे जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने लिखा अपने पत्र में कि भाई उपराष्ट्रपति महोदय जरा ये बताइए कि सरकार की आलोचना को सदन की मर्यादा से तुलना करना बिल्कुल गैर वाजिब बात है। अगर सरकार की कोई आलोचना कर रहा है तो उसमें सदन की मर्यादा चली जाती है। मालूम नहीं उस दिन जब प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि मां का दूध पिया है और क्या क्या बातें कर रहे थे कि एक सब पे भारी, तो उससे मर्यादा नहीं जा रही थी, इससे मर्यादा जाती है। क्योंकि जो अभी दिख रहा है, व्हाट वन कैन सी एंड व्हाट वन कैन फोरसी, जो आगे आने वाले समय दिख रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि धनखड़ जी को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बुलाया गया है और धनखड़ जी पूरी जोश के साथ जितने उनके पास शक्ति उसका उपयोग करते हुए शायद अब ऑपोजिशन को बोलने नहीं देंगे, वो भी उतने ही एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे रूलिंग पार्टी या सरकार की तरह कि ऑपोजिशन की आवाज को, उनका निष्पक्ष रहना काम था, बजाय निष्पक्षता के उसको दबाने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच।